ट्रंप शी मुलाकात के बाद क्या अमेरिका ने चीन पर से 10% टैरिफ घटाया? क्या अमेरिका के नए नियम से वर्ल्ड वीजा लंबित रहने पर भारतीय काम नहीं कर पाएंगे? क्या पीएम मोदी और साने तकाइची की बातचीत से भारत जापान रिश्तों में नई ऊर्जा आएगी? अमित शाह ने क्यों कहा कि बिहार में सीएम और दिल्ली के पद खाली नहीं? आरबीआई ने भारत का सोना वापस लाने का बड़ा कदम क्यों उठाया? सत्य नडेला दिसंबर में भारत दौरे पर आके एआई कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल। नमस्कार, स्वागत है आपका सूत्रा नेटवर्क में। जानेंगे आज की बड़ी खबरों में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की दक्षिण कोरिया के बुसान में ऐतिहासिक मुलाकात हुई। करीब 6 साल बाद दोनों नेताओं के बीच हुई इस बैठक में कई अहम वैश्विक और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा हुई। मुलाकात के बाद ट्रंप ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अमेरिका चीन पर लगाए गए टैरिफ में 10% की कटौती कर रहा है। उन्होंने बताया कि पहले फैंटनल से जुड़े मामलों के चलते चीन पर 20% टैरिफ लगाया गया था, लेकिन सकारात्मक बातचीत के बाद इसे घटाने का फैसला लिया गया। ट्रंप ने कहा कि ये फैसला तुरंत प्रभावी होगा और दोनों देशों के बीच नई ट्रेड डील को लेकर जल्द ही अपडेट दिया जाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार ये कदम अमेरिका चीन आर्थिक संबंधों में सुधार का संकेत माना जा रहा है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने वर्क वीजा नवीनीकरण को लेकर बड़ा बदलाव किया है। नए नियम के तहत जिन विदेशी नागरिकों का वर्क वीजा नवीकरण तय समय से पहले मंजूर नहीं होगा, वे अब अमेरिका में काम जारी नहीं रख सकेंगे। ये नियम गुरुवार से लागू हो गया है। सबसे ज्यादा असर भारतीय पेशेवरों पर पड़ने की उम्मीद है, जो बड़ी संख्या में अमेरिका में H1B और H4 वीजा पर काम कर रहे हैं। पहले वीजा नवीकरण लंबित रहने पर भी कर्मचारी काम जारी रख सकते थे, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं होगा। अमेरिकी होमलैंड सुरक्षा विभाग ने बताया कि एक कदम रोजगार ऑथराइजेशन दस्तावेज के स्वचालित वैधता बढ़ाने की प्रक्रिया समाप्त करने और विदेशी नागरिकों की जांच को सख्त बनाने के लिए उठाया गया। नया नियम H1B, H4 और F1 छात्र वीजा धारकों पर लागू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान की नई प्रधानमंत्री साने तकाइची से पहली बार फोन पर बातचीत की और उन्हें पदभार संभालने की बधाई दी। दोनों नेताओं ने भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। बातचीत में आर्थिक सुरक्षा, रक्षा सहयोग और प्रतिभा गतिशीलता जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई गई। मोदी और तकाइची ने माना कि भारत जापान संबंध एशिया और विश्व की शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साने तकाइची हाल ही में जापान की पहली महिला दक्षिणपंथी प्रधानमंत्री बनी हैं। उन्होंने पूर्व पीएम शिगेरू इशिबा के इस्तीफे के बाद जापान इनोवेशन पार्टी के साथ गठबंधन बनाकर सरकार बनाई। तकाइशी अपनी मजबूत नेतृत्व शैली और रूढ़िवादी नीतियों के लिए जानी जाती हैं और शिंजो आबे के करीबी सहयोगी रही हैं। बिहार विधानसभा चुनाव अभियान के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेगूसराय में कांग्रेस और आरजेडी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा, लालू यादव अपने बेटे को मुख्यमंत्री और सोनिया गांधी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं, लेकिन बिहार में सीएम पद खाली नहीं है और दिल्ली में पीएम पद भी नहीं है। शाह ने जनता से जंगल राज से बिहार को बचाने की अपील की और कहा कि लालू राबड़ी के शासन में अपराध और अपहरण का बोलबाला था, जबकि एनडीए सरकार ने विकास की नई राह खोली। उन्होंने राहुल गांधी और लालू यादव पर घुसपैठियों के रक्षक होने का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी हर घुसपैठिए को निकालने का काम करेगी। शाह ने भ्रष्टाचार, चारा घोटाले और कांग्रेस के शासनकाल के घोटालों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, राम मंदिर मोदी जी की दृढ़ इच्छा से ही संभव हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश का गोल्ड रिजर्व वापस लाने की ऐतिहासिक पहल शुरू की। बीते 6 महीनों में आरबीआई ने करीब 74 टन सोना भारत में ऑनशोर किया है, जो अब तक का सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं और आर्थिक तनाव के बीच आरबीआई का फोकस अब सोने को देश के भीतर सुरक्षित रखने पर है। सितंबर 2025 तक आरबीआई के पास कुल 880.8 टन सोना था, जिसमें से 575.8 टन अब भारत में रखा गया है, जबकि बाकी हिस्सा बैंक ऑफ इंग्लैंड और बीआईएस की कस्टडी में है। इसके अलावा 14 टन सोना
डिपॉजिट्स के रूप में भी है। कुल रिजर्व की वैल्यू लगभग $95 मिलियन यानी कि 7.9 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है। हाल ही में आरबीआई ने 0.6 टन नया सोना खरीदा, जिससे भारत अब उन देशों में शामिल हो गया है जो तेजी से अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला दिसंबर 2025 में भारत का दौरा करेंगे। वे दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में सरकारी अधिकारियों, उद्योग जगत के नेताओं और माइक्रोसॉफ्ट कर्मचारियों से मुलाकात करेंगे। नडेला अपने दौरे के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी कई अहम कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। ये उनकी इस साल की दूसरी भारत यात्रा होगी। जनवरी 2025 में नडेला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर एआई सेक्टर में $3 बिलियन के निवेश की घोषणा की थी। इस बार का दौरा उस विजन को आगे बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के हालिया मिसाइल परीक्षण के जवाब में परमाणु हथियारों की टेस्टिंग फिर से शुरू करने का आदेश दिया। ये फैसला 33 साल बाद अमेरिका की परमाणु नीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है और रक्षा मंत्रालय को निर्देश दिया गया कि वे रूस और चीन के स्तर पर परीक्षण कार्यक्रम शुरू करें। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, मुझे ये कदम उठाना पसंद नहीं था, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। 1992 से अमेरिका ने स्वेच्छा से परमाणु परीक्षणों पर रोक लगा रखी थी, लेकिन अब ये प्रतिबंध हटाया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में क्रिकेट जगत को झकझोर देने वाली खबर आई है। 17 वर्षीय क्रिकेटर बेन ऑस्टिन के सर पर गेंद लगने से उनकी मौत हो गई। बताया गया कि बेन अपने क्लब के नेट्स में ऑटोमेटिक बॉलिंग मशीन के सामने बल्लेबाजी का अभ्यास कर रहे थे। हेलमेट पहनने के बावजूद गेंद उनके सिर और गर्दन के हिस्से पर लगी, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। फर्नट्री गली क्रिकेट क्लब ने उनके निधन पर गहरा दुख जताया और कहा कि बेन न केवल एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी थे, बल्कि शानदार इंसान भी थे। ये हादसा 2014 में फिलिप ह्यूज की दर्दनाक मौत की याद दिलाता है, जिन्हें घरेलू मैच के दौरान गेंद गर्दन पर लगी थी। ऑस्टिन की मौत ने एक बार फिर खेल में सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और विजिट करें हमारी वेबसाइट। Travel India's secret sites with Ramayana Club, expert guides, comfortable rides and unforgettable pilgrimages await. Visit our website.